अब इसके अंदर हमने रियल टाइम डाटाबेस को इस्तेमाल करते हुए CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए आप इस इंपोर्ट को हटा दोगे क्योंकि अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपने आ जाना अपने वेबसाइट के ऊपर, जहाँ तक हमने लास्ट इस प्रोजेक्ट को छोड़ा था यहाँ तक, और इसके ऊपर आपने कंटिन्यू कंसोल के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू कंसोल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ गया। उसके बाद आपके पास ये आ रहा ऑप्शन बिल्ड, आपने बिल्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। अथेंटिकेशन के अंदर आपकी जितनी भी लॉगिन डिटेल्स हैं, जिस तरह से लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड, वो सारी डिटेल्स अथेंटिकेशन के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आपकी ऐप चेक, वो सिक्योरिटी रीज़न के लिए। फिर उसके बाद फायरस्टोर डाटाबेस, ये भी आपकी अलग से डाटाबेस है। इसके ऊपर हम जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम फायरस्टोर के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रियल टाइम डाटाबेस। हमने चूंकि रियल टाइम डाटाबेस का इस्तेमाल करना है तो आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट डाटाबेस, तो आपने सिंपली क्रिएट डाटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट डाटाबेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो रहा है। इसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है तो आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास आ रहा है स्टार्ट इन लॉक मोड या स्टार्ट इन टेस्ट मोड, तो आपने अभी टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। तो ये आपकी डाटाबेस के अंदर इनिशियलाइज होगी जब आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाए रियल टाइम डाटाबेस, और ये आपके पास रूल्स, बैकअप, यूजेस, ये वाला इंटरफेस आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपने रियल टाइम डाटाबेस सेटअप कर लिया है। और अगेन आपने इसके रूल्स के ऊपर क्लिक करना है। अभी चूंकि हम टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट करने के लिए इसके रूल्स दोनों हमारे पास रीड एंड राइट दोनों ट्रू होने चाहिए। आप इसको चाहे ट्रू कर दो, इसके अंदर डेटा ऑलरेडी मौजूद है तो इसको हमने टेस्ट के लिए इस्तेमाल करना है, तो ये भी आपके पास समझ लें ट्रू ही है। अदरवाइज आप इसको यहाँ पे ट्रू और ट्रू भी दे सकते हो। फिर उसके बाद आपने आ जाना अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। अब यहाँ पे आपने firebase.configuration.js के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों जब भी आपके पास फायरबेस इस्तेमाल होती है ना, तो फायरबेस के अंदर इसकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। जिस तरह से आपके पास ऐप, डाटाबेस, फायरस्टोर, तो उन सब को इंक्लूड करने का एक ही मेथड है। सेम मेथड उसको हम बोल सकते हैं, एक मेथड नहीं सेम ही मेथड। हम यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट करने के बाद आपने करली ब्रैकेट इससे बाहर आ जाना है। इससे बाहर मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप इससे बाहर पहले आप इसके कंपोनेंट को इंक्लूड कर लोगे ना, फिर आपके पास नीचे ऑटो कंपोजिट्स आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे गेट, तो मेरे पास नीचे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा फायरबेस के वाले से, तो इसको एक्सेस करने के लिए इससे बाहर आऊँगा और यहाँ मैं लिखूँगा फ्राम। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको लिखूँगा यहाँ पे फायरबेस / अब मैंने चूँकि इसके अंदर डाटाबेस इस्तेमाल करनी है, अब मेरे पास ये देखो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। एनालिटिक्स, जब मैंने एनालिटिक्स इस्तेमाल करना है तो एनालिटिक्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जब मैंने ऐप को यूज़ करना है तो ऐप चेक को करना है तो ऐप चेक को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अथेंटिकेशन को करना है तो अथेंटिकेशन को। अब चूँकि मैंने सिलेक्ट करना है इसके अंदर डाटाबेस को, तो आपने डाटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आपने रियल टाइम डाटाबेस इस्तेमाल करनी है तब आपका होगा यहाँ पे डाटाबेस। जब आपने स्टोरेज का इस्तेमाल करना है तब आपका यहाँ पे होगा फायर स्टोरेज। इस तरह से बाकी जितने भी पैकेजेस हैं वो होंगे। तो ये आपके पास आ गया। अब ये जो आपका डाटाबेस है ना, रियल टाइम डाटाबेस, इसके अंदर फर्स्ट आपका कंपोनेंट होता है या जिससे आप फंक्शन बोल सकते हैं, वो है गेट डाटाबेस। तो आप इसके अंदर लिखोगे गेट डाटाबेस। ये आपके पास नीचे ऑप्शन आ गया गेट डाटाबेस। अब ये जो गेट डाटाबेस है ना, इसको आपने एक वेरिएबल डीबी के अंदर जो है ना वो सेव कर लेना। हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेंगे जिसको हम नाम देंगे डीबी, और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट डाटाबेस और इसके अंदर हम ये ऐप को पास कर देंगे। अब इस ऐप के अंदर सारी इसकी अथेंटिकेशन है, और ये आपका एक्सपोर्ट आ रहा था ना ऐप के साथ, अब हम ऐप के साथ नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसको कॉन्स्टेंट डीबी के साथ। अब ऐप के साथ क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऐप हमने ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड कर ली है। तो अब हमने चूंकि इसकी डाटाबेस का इस्तेमाल करना है तो डाटाबेस के लिए हमें डाटाबेस ही सिर्फ चाहिए, तो हम यहाँ पे जस्ट डीबी लिख देंगे। तो इस डीबी की वजह से हम सारे जो फंक्शन है वो सारे इसके जरिए परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसलिए जस्ट आपने कॉन्स्टेंट ऐप इसके साथ हमने एक्सपोर्ट हटा देना है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, हम एक टेस्ट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। फिर इसके नीचे आपने एक्सपोर्ट, कॉन्स्टेंट, डीबी, गेट डाटाबेस और ऐप। अब इस ऐप के अंदर ये सारी आपकी ऊपर वाली अथेंटिकेशन है या आपकी एपीआई है, ये एपीआई जाने और ये जाने कि ये किस तरह से कनेक्ट हो रहा है। आपने जस्ट इसको इस तरह से इंक्लूड कर देना है। आपकी ये डीबी के अंदर इंक्लूड होगी। फिर आपका ये जो कंपोनेंट है add.component.jsx, इसके अंदर जस्ट आपने लिखना है डीबी, और आपके पास नीचे ऑटो कंप्लीट आ गया। यहाँ पे आप इसको वैसे भी कर सकते हो, इंपोर्ट डीबी फ्रॉम --firebase.configuration, ये आपने इसका यूआरएल बन गया। अब इस डीबी को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डीबी को हमने चेक किया, सेव करेंगे
और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट एलिमेंट और कंसोल के ऊपर हम करेंगे तो यह हमारे पास आ गया डाटाबेस। जब आपके पास ये डाटाबेस ऑप्शन आ जाए इसका मतलब है कि आपकी डाटाबेस भी अच्छे से लिंक हो गई है। ठीक है, ये आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग मेरे बिल्कुल बिगनर्स हैं देखने वाले, जिन्हें पहले फायरबेस का नहीं पता इतना ज़्यादा, या जिन्हें रिएक्ट जेएस का नहीं पता, उनके लिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपने पहला कोर्स मेरा लिया है जावास्क्रिप्ट और फायरबेस का तो अब आपके ये सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे ऑलरेडी। लेकिन जो बिगिनर है उनको समझाना मेरा जो है ना वो गोल है कि उनको अच्छे से समझाया जाए। अच्छा, अब इस रिटर्न के अंदर हम एक लेंगे फार्म, क्योंकि हमारा डाटा अल्टीमेट एक फार्म से आना है, तो हम यहाँ से फार्म एक पहले क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली एक लेंगे डिव, उसको बल्कि डिव नहीं, हम लेंगे यहाँ पे फार्म का टैग, फार्म का टैग हम लेंगे और यहाँ पे इसके अंदर हम लेंगे एक इनपुट और उसको हम नाम दे देंगे, उसके अंदर बल्कि नाम की जरूरत नहीं, जस्ट आप उसकी टाइप कर दो यहाँ पे टेक्स्ट, फिर उसका प्लेस होल्डर और यहाँ पे आप कर दो इंटर फर्स्ट नेम, इंटर फर्स्ट नेम, फिर आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लो और इसको आप कर दो यहाँ पे इंटर लास्ट नेम। इसके ऊपर आप लेबल लगाना चाहो तो ठीक है, ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं। फिर आप यहाँ पे एक बटन लो और बटन को आप लिख दो ऐड डाटा और इसके अंदर आप इसको टाइप दे दो इसकी सबमिट, टाइप सबमिट। ठीक हो गया। और ये जो आपका फॉर्म है इसके ऊपर आप लिख दो ऑन सबमिट, कि जब आपका फॉर्म सबमिट हो ऑन सबमिट, तो इसके ऊपर हम एक फंक्शन जो है वो लगा देंगे और इसके ऊपर हम फंक्शन लगा देंगे हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट। ठीक हो गया। और इसको आप यहाँ पे रिक्वायर भी कर दोगे कि आपके जो फील्ड्स है ये रिक्वायर हो। अब ये जो फंक्शन लगाया हैंडल सबमिट हम इसको ऊपर डिफाइन करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपने, जहाँ पे आपका रिटर्न है ना, रिटर्न के ऊपर आपने यहाँ पे लिखना कांस्टेंट और कांस्टेंट के बाद आप सेम अपने फंक्शन का नाम रखोगे और फिर जिस तरह से आप एरो फंक्शन डिफाइन करते हो उसी तरह से आप एरो फंक्शन इसका लगा दोगे। यहाँ पे आपने इसका फंक्शन लगा दिया। अब इस फंक्शन के अंदर जो आप वैल्यू पास करोगे वो आप पास करोगे इवेंट, यहाँ पे इसको आप पैरामीटर बोलते हो, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे इवेंट डॉट प्रीवेंट, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ये आपने लगा देना। इसको सेव किया, अब ये आपका इवेंट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर फंक्शन लग गया। फिर उसके बाद ना आपने यहाँ पे यूज स्टेट का इस्तेमाल करना है ताकि हमें पता तो चले कि हम कौन सी वैल्यू यहाँ से ले रहे हो। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे जिसको हम लेंगे इस तरह से, जिस तरह से आप लगाते हो ना इसके अंदर स्टेट, हम स्टेट लगाएंगे फर्स्ट नेम और फिर इसको हम कर देंगे सेट फर्स्ट नेम, सेट फर्स्ट नेम और इसका आप इक्वल कर दोगे यूज स्टेट और यूज स्टेट के अंदर आप इसको जो खाली वैल्यू वो पास कर दोगे। फिर इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लोगे नीचे। फिर आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है ना, यहाँ पे आप कर दोगे इसको लास्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे आप कर दोगे इसको सेट लास्ट नेम, सेट लास्ट नेम। ठीक हो गया। और इसका भी ये आप स्टेट जो है वो खाली रखोगे। फिर इसके नीचे एक और आप कांस्टेंट लोगे जिसको आपने क्लास लगा देनी है नोटिफाई, क्लास नहीं मतलब इसका आपने नाम रख देना नोटिफाई, क्योंकि इसके अंदर हमने अपने नोटिफिकेशन जो है वो शो करवाने हैं। फिर इसको हम कर देंगे सेट नोटिफाई और इसको भी आप सेम आप इक्वल करोगे यूज स्टेट के और इसको भी आप खाली वैल्यू दे दोगे। अब ये जो आपका फर्स्ट नेम है ना, ये आपकी वैल्यू होनी है इनपुट की, तो हम यहाँ पे इसको सेकंड लाइन के अंदर कर देंगे इस तरह से ताकि हमें देखने में अच्छा नज़र आए। इसके आप यहाँ पे वैल्यू लगाओगे और वैल्यू के अंदर आप पास कर दोगे फर्स्ट नेम को। अब इसके अंदर आप जो भी वैल्यू दोगे ना, अगर आप चेक करोगे इस इनपुट के अंदर मौजूद होगी, जिस तरह से इनपुट को हम वैल्यू देते हैं ना वो वाली वैल्यू इसके अंदर मौजूद होगी। हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अब देखो, अगर इसके अंदर मैं कोई वैल्यू लगा रहा हूँ ना और यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं इसके अंदर लिख नहीं पा रहा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिख क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि इसके ऊपर एक इवेंट होता है ऑन चेंज, हमने उसको भी सेट करना है। तो हम यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे और इसके ऊपर एक इवेंट होता है ऑन चेंज, इस इनपुट के ऊपर हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन चेंज और ऑन चेंज के ऊपर हम इसके अंदर लगाएंगे एक फंक्शन, एरो फंक्शन जिस तरह से पास करते हैं इसको हम पास करेंगे ई, और उसके बाद आप जिस तरह से फंक्शन लगाते हो इसके अंदर एरो फंक्शन डिफाइन करते हो। फिर आप ई डॉट टारगेट और बल्कि इसके अंदर आप ऊपर ये जो है ना सेट फर्स्ट नेम इसको आप लगाओगे यहाँ पे ऑन चेंज ई सेट फर्स्ट नेम और इसके अंदर आप इसको वैल्यू दोगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कि जो आप इसके अंदर टारगेट वैल्यू कर रहे हैं, जो हम इसकी वैल्यू दिख रहे हैं ना वो वाली हमारी वैल्यू बन जाएगी फर्स्ट नेम की। अब अगर इसके अंदर मैं कोई चीज़ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं इसके अंदर लिख पा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब सेम ये कंडीशन आपने लगा देनी है जो हमारे पास सेकंड इनपुट है उसके ऊपर भी। तो ये आपकी सेकंड इनपुट है, इसके ऊपर आपने लगा देना यहाँ पे इसको वैल्यू
तो इसको आप वैल्यू लगा दोगे कि लास्ट नेम, और इसके ऊपर भी आप सेम तरह से ऑन चेंज फंक्शन लगाओगे, ऑन चेंज, और ऑन चेंज के ऊपर सेम तरह से ई, फिर इसके बाद आगे जिस तरह से आप एरो फंक्शन डिफाइन करते हो, फिर सेट लास्ट नेम, और सेट लास्ट नेम के ऊपर जो इसको आप वैल्यू पास करोगे वो करोगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कि जिस इनपुट को आप टारगेट कर रहे हो जो भी उसके अंदर आप वैल्यू दे रहे हो। अब ये जो आपने इसके अंदर ये वाली लगाई है ना फर्स्ट नेम, इसको अगर आप ऊपर यहाँ से लगाओ फिर आपको पता चल जाएगा ये किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ, ये ऊपर हमारे पास डिफाइन है, अब देखो कोई वैल्यू दे रहा हूँ साथ ऊपर हमारे पास शो हो रही है। अब जो भी इसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ हमें पता चल गया कि वो हमारी फर्स्ट वैल्यू बन गई, ठीक हो गया। अब इसको ख़त्म करो और ये आपका आ रहा है नोटिफाई। अब ये नोटिफाई वाली जो क्लास है ना इसको भी आप लगा दो इसके फॉर्म के ऊपर, क्योंकि हमने इसके अंदर नोटिफिकेशन भी शो करवाना है। तो यहाँ पे आप स्पैन का टैग लो, जिसको आप क्लास लगा दो नोटिफाई, और इसके अंदर आप लिख दो इसको यहाँ पे नोटिफाई को। अब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं हो रही, लेकिन जब हम डाटा को सबमिट करेंगे तब हमारे पास वैल्यू इसके अंदर इंटर होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया जावास्क्रिप्ट का पार्ट। अब हमने इसके अंदर चूंकि लगाना है फायरबेस को, तो दोस्तों अब हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डाटाबेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट्स लगा के इससे बाहर आ जाएंगे, फिर फ्राम, और फिर यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट्स फायरबेस स्लैश डाटाबेस। तो हमारे डाटाबेस इसके अंदर इंक्लूड होगी। अब डीबी को हमने ऑलरेडी ऊपर इंक्लूड किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे गेट डाटाबेस लिखने की ज़रूरत नहीं, हम जस्ट यहाँ पे रेफरेंस लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सेट। अब ये रेफरेंस और सेट क्या है? रेफरेंस ये बाय डिफ़ॉल्ट फायरबेस की तरफ से प्रोवाइड किया गया एक फंक्शन है, और सेम तरह से सेट भी फायरबेस की जानिब से दिया गया जाने वाला फंक्शन है, और इसको आपने एज इट इज़ ही इस्तेमाल करना है। मतलब इसके लॉजिक में जाने की जरूरत नहीं कि ये रेफ किए हुए हैं और ये सेट किए हुए हैं, ये आपका समझने कीवर्ड है या फंक्शन है, इन्हीं को आपने इस्तेमाल करना है। रेफरेंस का मतलब है रेफरेंस, और सेट का मतलब है डाटा को इंसर्ट करना। अगर आपने पहले PHP वगैरह इस्तेमाल की हुई है तो आपको पता होगा कि हम किस तरह से डाटा को सेट करते हैं, ठीक हो गया। अब फिर हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगानी है, और इसका हम नाम देंगे यूज़र रेफरेंस, और यहाँ पे हमने अपना रेफरेंस क्रिएट करना है, और रेफरेंस हम यहाँ पे देंगे। और रेफरेंस देने के लिए पहले हम ये रेफरेंस को कॉल करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर हम देंगे कि किस रेफरेंस के साथ। तो इसको हम पहले रेफरेंस देंगे कि कौन सी डाटाबेस, इसके अंदर हम DB पास कर देंगे। ये ऊपर हमारे पास DB मौजूद है, इसको पता चल गया ये वाली DB। अब इस DB को ऑलरेडी हमने इस फायर कन्फिग्रेशन के अंदर लिंक किया हुआ है, तो अब इस DB के अंदर हमारी ऐप की कन्फिग्रेशन मौजूद है, तो इससे पता चल गया कि ये वाली डाटाबेस इस DB के अंदर, और ये DB हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। तो अब हमें पता चल गया कि इसका कनेक्शन कहाँ बन रहा है, ये रेफरेंस का ये DB के अंदर, DB इसका रेफरेंस बन गया इस फाइल के अंदर, ऐप के अंदर, और ऐप का जो कनेक्शन है वो इन APIs की मदद से है, और ये APIs हमारी कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये कनेक्शन बन रहा है, ठीक हो गया। फिर आपकी ये मतलब रेफरेंस DB, और इसके बाद आपने देना है टेबल का नाम, कि आपका रेफरेंस बन गया, अब किस टेबल के अंदर आप इसको इंसर्ट करना चाहते हो। अगर आप यूज़ करते हो मतलब MongoDB तो आपको याद होगा कलेक्शन, अगर आप MySQL का इस्तेमाल करते हो या आपने अगर वर्डप्रेस का इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको पता होगा टेबल्स का। तो हम यहाँ पे वो टेबल्स या कलेक्शन देंगे, तो हम यहाँ पे इसका नाम रख देंगे यूज़र। आप इसके अंदर यूज़र रखना चाहो, आप इसका नाम पोस्ट रखना चाहो, अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो आप इसको बेशक प्रोडक्ट का नाम देना चाहो, वो आप सारा इसको दे सकते हो, ठीक हो गया। फिर इससे आपने बाहर आ जाना, और यहाँ पे आप लिखोगे सेट। अब सेट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र रेफरेंस। अब इसके अंदर हमने यूज़र रेफरेंस पास कर दिया। अब सेट क्या है? सेट हमारा ऑलरेडी फंक्शन है फायरबेस की तरफ से, ये वाला सेट का मतलब होगा डाटा को सेट करो। कहाँ पे सेट करो? सबसे पहला यूज़र रेफरेंस आ गया कि इस रेफरेंस के अंदर, और ये रेफरेंस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब ये रेफरेंस को पता है कि वो वाली डाटाबेस, और सेट का मतलब है कि इसके अंदर आपने डाटा को सेट करना है। फिर आप इसको यहाँ पे कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाने के बाद करली ब्रैकेट्स, और आप जिस तरह से की और वैल्यू, मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट के साथ काम किया तो आपको पता होगा, जिस फॉर्मेट के साथ काम किया होगा तो आपको पता होगा किस तरह से हम वैल्यूज़ को सेट करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको पहले देंगे कि हमने जो डाटा देना है हमारा फर्स्ट नेम वहाँ पे किस नेम के साथ स्टोर हो, तो वहाँ पे हम देंगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम, तो वहाँ पे भी हमारा होगा फर्स्ट नेम, तो हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट नेम। आप इसको चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे, मतलब कि आप इसकी अपनी मर्जी से रख सकते हो। अब इस फर्स्ट नेम, अब इसकी यहाँ पे हम देंगे वैल्यू, अगर हम इसकी कस्टम वैल्यू लगा देंगे तो उसको ऐड करेगा। हम चूँकि कस्टम वैल्यू नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फार्म की, और फार्म वाली वैल्यू हमारे पास मौजूद है फर्स्ट नेम के अंदर, यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर मौजूद होगी। फिर इसको हम कॉमा लगाएंगे इससे नीचे, और सेम उस तरह से हम लास्ट नेम, और फिर यहाँ पे इसको ये
लगा के डबल कोट्स, और ये हम लगा देंगे लास्ट नेम। ठीक हो गया। अब उससे पता चल गया कि कौन सा आपका नेम और कौन सा आपका लास्ट नेम और किस नेम के साथ आपने वहाँ पे स्टोर करवाना है। ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ रहा है सेट नोटिफाई, हम यहाँ पे लिखेंगे सेट नोटिफाई को, और सेट नोटिफाई के अंदर हमारे पास शो हो जाए कि डाटा एडेड। अगर हमारा डाटा एडेड हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शन आ गया डाटा एडेड। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको पहले खाली सबमिट, तो हमारे पास आ गया रिक्वायर। अब फर्स्ट नेम इसको मैं दूंगा, यहाँ पे दे देता हूँ, कोई भी हम दे देते हैं, मैं यहाँ पे अली कर देता हूँ, और लास्ट नेम इसको मैं कर देता हूँ बाबर। ठीक हो गया। और इसको हम करते हैं ऐड डाटा के ऊपर क्लिक। जैसे ऐड डाटा के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ऊपर ऑप्शन आ गया डाटा एडेड। और अगर मैं अपने ये रियल टाइम डाटाबेस चेक करूँगा यहाँ पे डाटा के ऊपर, तो मेरे पास सेम डाटा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये भी रीलोड हो रहा है, तो ये हमारा डाटा इसके अंदर ऐड हो गया। अब ये यूज़र वाला टेबल भी बन गया, ये से आप कलेक्शन बोल सकती हो, जो हमने इसको यहाँ पे नाम रखा था। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं सेकंड वैल्यू ऐड करता हूँ। अब मैं एक आपको ना चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अब सेकंड वैल्यू के अंदर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे आंसर, और इसको कर देता हूँ ओनली। फिर कर दूंगा ऐड डाटा के ऊपर क्लिक, इसके ऊपर क्लिक किया। अब फिर इसकी डाटाबेस चेक करेंगे, तो अब मेरे पास जो बाबर था वो गायब हो गया, और मेरे पास इसका जो आंसर है वो इसके साथ रिप्लेस हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या कर पा रहा हूँ, सिर्फ एक वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। अब मुझे एक वैल्यू को ऐड नहीं करना, मुझे करना मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड। जब भी हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करना है तो हमें कोई ना कोई उनकी एक चीज़ यूनिक रखनी पड़ेगी। उसको हम यूनिक किस तरह से रख सकते हैं, उसकी हम आईडी जनरेट करके। अगर हम यहाँ पे डाल देंगे प्लस, और यहाँ पे हम देंगे इसको आईडी, और ये जो आईडी है इसको हम ऊपर डिफाइन कर देंगे कांस्टेंट आईडी इज इक्वल टू 1। अब सेव करके अब इसको मैं यहाँ पे करूँगा ना, यहाँ पे मैं करूँगा इसको ऐड, तो डाटा हमारा ऐड हो जाएगा और इसकी आईडी हमारे पास बन जाएगी 1। अब मुझे सेकंड को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इसको सेकंड आईडी दूंगा, यहाँ पे करूँगा सेव। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ। अब मैं इसके कर देता हूँ साबिर, और अब करता हूँ ऐड, तो मेरे पास यहाँ पे ये सेकंड आ गया, सेकंड, और सेकंड के अंदर मेरे पास वो वाली वैल्यू आ गई, और ये फर्स्ट के अंदर आ गई। ठीक हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, मुझे चाहिए इसके अंदर इसका आई थिंक डाटा दोबारा करता हूँ ताकि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हो, और अब करता हूँ ऐड, डाटा एडेड, और ये हमारा डाटा इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आ गया साबिर इसके साथ रिप्लेस हो गया। अब मुझे ये डाटा नहीं चाहिए, मुझे डाटा चाहिए इसका हर दफ़ा यूनिक हो, और मुझे आईडी ना लगानी पड़े। अब इसको मैं आईडी यूनिक किस तरह से लगा सकता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन होता है डेट डॉट नाउ। अब डेट डॉट नाउ क्या है, जो हमारी इस टाइम डेट है, हमारा मतलब आज की डेट हमारे पास है इस टाइम, मतलब 16 दिसंबर और 2023। तो अब ये डेट इसके अंदर प्रिंट होगी। अब इसका मिनट, सेकंड, मिली सेकंड भी इसके अंदर स्टोर है, तो ये आईडी दोबारा नहीं आने वाली। मतलब जो 1 मिनट यहाँ पे गुजर गया, 1 सेकंड गुजर गया, अब ये दोबारा नहीं आने वाला। तो अब इसकी आईडी हर दफ़ा बनेगी यूनिक। अब इसको सेव करूँगा तो हर दफ़ा मेरी आईडी जो है वो यूनिक बनेगी। पहले वाला डाटा मैं सारा यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ये सारे को मैं डिलीट करूँगा। अब मैं अगेन सारी वैल्यूज़ दूँगा। अब इसको मैं अगेन वैल्यूज़ देता हूँ। पहले इसको मैं करता हूँ अपना नाम ऐड करूँगा, ऐड और डाटा एडेड, और यहाँ पे हमारे पास आईडी ऐड होगी। अब इसको मैं सेकंड वैल्यू दूंगा। अब सेकंड के अंदर इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा, और फिर इसको करूँगा ऐड, तो मेरे पास इसकी अभी सेकंड वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू इसकी आ गई, और सेकंड आईडी इसके अंदर आ गई। अब इसकी हर दफ़ा यूनिक आईडी बन रही है, और हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। लेकिन जब भी आप कोई भी फॉर्म सबमिट करते हो ना, सबमिट करने के बाद आपका ये जो डाटा है ना, ये खाली हो जाता है, इनपुट्स खाली हो जाती हैं। तो उनको हम किस तरह से खाली करेंगे, यहाँ पे आपका ये सेट नोटिफाई आ रहा है ना, सेम आप इसके बाद यहाँ पे कर दो इसको सेट फर्स्ट नेम, तो आप सेट फर्स्ट नेम इसका एम्प्टी कर दो। फिर इसका आप कर दो यहाँ पे सेट लास्ट नेम, तो सेट लास्ट नेम भी आप इसका कर दो यहाँ पे खाली। सेव करेंगे और अब देखेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो खाली हो जाएगा। ऐड करूँगा और हमारा फॉर्म खाली हो गया। लेकिन ये तो खाली हो रहा है, जो ऊपर डाटा एडेड लिखा हुआ आ रहा है ना, ये मेरे पास उसी तरह से मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डाटा एडेड है ना, वो भी एक मतलब वक्त के बाद चला जाए, मतलब 2 सेकंड के बाद या 1 सेकंड के बाद। तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं। यहाँ पे हम लगाएंगे सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के बाद हम यहाँ पे इसको एरो फंक्शन लगा देंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम जो इसको वैल्यू देंगे वो हम देंगे सेट नोटिफाई को। सेट नोटिफाई हमारे पास आज हो जाए खाली कितने सेकंड के बाद, इसको हम यहाँ पे दे देंगे 2000 मिली सेकंड। 2000 मिली सेकंड के बाद ये हमारा गायब हो जाएगा। अब 1 2 3
और ये गायब हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा क्योंकि हमने अभी कोई डाटा न्यू नहीं दिया। मैं कोई न्यू डाटा दूंगा और अब करूँगा यहाँ पे ऐड, डाटा हमारा ऐड हो गया। अब आपने 1 या 2 सेकंड वेट करना, डाटा एडेड हमारा जो वो नोटिफिकेशन था वो गायब हो गया। अब डाटा को आप ऐड कर लिया, किस तरह से आपने डाटा को ऐड करना है और किस तरह से आपने जो नोटिफिकेशन है वो शो करवाना है। अब इस फॉर्म को हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। अब इसको स्टाइल करने के लिए ये हमारे पास फाइल मौजूद है style.css, इसको हमने लिंक कर लेना है ऐड कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा, CSS को पहले इंपोर्ट करूँगा इस फाइल को। अब जितनी भी मेरी CSS होगी ना इसी के अंदर मैं लिख लूँगा, क्योंकि मेरी CSS मेरे को थोड़ी सी है, तो अगेन हर कंपोनेंट के अलग अलग CSS की फाइल नहीं क्रिएट करूँगा। अब इस स्टाइल को पहले मैं चेक करूँगा कि मेरे पास लिंक है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं बॉडी टैग और इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगा के इसको मैं चेक कर लूँगा। बैकग्राउंड कलर रेड, मेरे पास इसका बैकग्राउंड रेड हो गया। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इसकी जो लिंक है वो सही से हो गया। अब इसके अंदर मैं पहले स्टार मार्क लगा के मार्जिन पैडिंग इसकी 0 कर दूँगा। स्टाइलिंग इसको हमने बिल्कुल बेसिक सी देनी है, कोई इसके अंदर हमने ज़्यादा जो है वो स्टाइलिंग नहीं करना, जस्ट हमारा फॉर्म जो है वो अच्छा नज़र आए। तो उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन इसका हम कर देंगे नन, फिर इसके हम कर देंगे लिस्ट स्टाइल भी नन, ताकि इसके जो आइटम्स हैं वो भी हमारे पास गायब हो। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्म का टैग, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसको हम पहले विड्थ लगा देंगे 300 पिक्सल और फिर उसको हम लगा देंगे मार्जिन उसको हम लगाएंगे 30 पिक्सल और ऑटो, और फिर हम इसको 30 पिक्सल बल्कि ठीक है 30 थोड़ी स्पेस बन जाएगी। फिर इसको हम लगा देंगे पैडिंग उसको हम लगा देंगे 1 REM, और इसको हम थोड़ा सा बॉक्स शेडो लगा देंगे। बॉक्स शेडो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू, और साथ में अल्फा 0 और ग्रीन भी 0, ये ब्लू भी 0, और जो इसका ट्रांसपेरेंट कलर है अल्फा वो हम इसको लगा देंगे 0.16, और साथ में इसको हम डायमेंशन सेट कर देंगे यहाँ पे 0 पिक्सल और 1 पिक्सल और 4 पिक्सल। सेव करेंगे। फिर इसके अंदर जो हमारे पास इनपुट के टैग्स हैं उनको हम स्टाइल कर लेंगे। यहाँ पे इनपुट को सिलेक्ट किया और इनपुट को हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि हमारे पास हर कोई अलग अलग लाइन में आ जाए। विड्थ इसके हम कर देंगे 100%। इससे क्या होगा कि हमारी इनपुट्स हैं वो 300 पिक्सल की बन जाएंगी। इसको हम कर देंगे यहाँ पे मार्जिन भी सेट, मार्जिन इसको हम कर देंगे 1 REM और 0, साथ में पैडिंग, और पैडिंग इसको हम कर देंगे यहाँ पे 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0, और लेफ्ट राइट से भी आप इसको 1 पिक्सल कर दो, ताकि आपका थोड़ा सा जो टेक्स्ट आप लिखो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू ना हो। फिर इसके अंदर जो बटन का टैग आ रहा है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, पाम और बटन को हम कर देंगे विड्थ 100%, और साथ में उसको हम लगा देंगे पैडिंग उसको हम लगा देंगे 5 पिक्सल 0, और बैकग्राउंड कलर इसको हम कर देंगे यहाँ पे डार्क ग्रीन कर दिया। फॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट, और साथ में हम इसको लगा देंगे बॉर्डर इसका हम कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड। आप बॉर्डर इसका आप चाहे ग्रीन लगाना चाहो या थोड़ा सा ब्लैक रख दो, तभी कोई मसला नहीं। मैं इसको ब्लैक रहने दूंगा। कर्सर इसका कर दूंगा यहाँ पे पॉइंटर, और ट्रांजिशन इसको पर हम अप्लाई कर देंगे ट्रांजिशन, यहाँ पे ट्रांजिशन ऊपर हम अप्लाई करेंगे 0.5 सेकंड और इज इन आउट। अब इस बटन के ऊपर जब हम होवर करें तो तब इसका स्टाइल क्या हो, होवर करने पे इसका जो बैकग्राउंड है वो पहले नंबर पे ट्रांसपेरेंट हो जाए, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, और साथ में इसका जो फॉन्ट कलर है वो हमारे पास बन जाए ब्लैक। दैट्स ऑल। इतनी अच्छी हमारे पास इसके ऊपर CSS हो। अब इसके ऊपर देखो ये हमारे पास फॉर्म बन गया, और इसके नीचे हमारे पास ये ऐड डाटा बटन आ रहा है। तो हमारा फॉर्म जो अच्छे से स्टाइल हो गया। अब इसके ऊपर हमारे पास जो नोटिफिकेशन है हम उसको भी स्टाइल कर लेंगे। अब नोटिफिकेशन की स्टाइलिंग हमारे जो हार है ना उसके लिए सेम ही रहनी है। तो उसको मैं यहाँ पे नोटिफाई एक दो दूंगा कॉमेंट नोटिफाई, और ये जो नोटिफाई की क्लास है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसका यहाँ पे नाम था, क्लास थी नोटिफाई, कॉपी किया स्टाइल के अंदर और यहाँ। अब इसके अंदर मैं इसको सेट कर दूंगा। इसकी हम कर देंगे विड्थ 300 पिक्सल, और साथ में इसको हम लगा देंगे मार्जिन इसको हम लगा देंगे 1 पिक्सल, और साथ में ऑटो, और डिस्प्ले इसका ब्लॉक, बल्कि इसको हमने पोजीशन लगानी है एब्सोल्यूट, ये मार्जिन लगाने की जरूरत नहीं। पोजीशन इसको हम कर देंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट, और टॉप से इसको हम कर देंगे यहाँ पे 0, टॉप से हमारे पास 0 हो, और लेफ्ट हमारे पास हो इसका 50%। साथ में इसको हम ट्रांसफॉर्म लगा देंगे, ट्रांसलेट एक्स। इससे क्या होगा कि जब हम वैसे लगाते हैं ना इसको लेफ्ट 50%, तो एग्जैक्ट 50 में नहीं आता, लेकिन जब ट्रांसलेट एक्स लगा दोगे -50%, तब ये एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। फिर उसके बाद इसको फॉन्ट साइज इसको हम अप्लाई कर देंगे 20 पिक्सल। साथ बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो ऊपर हमने इसको ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ ये वाला, तो ये वाला बॉक्स शेडो हम बार बार इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये बड़ा प्यारा सा बॉक्स शेडो है।
उसी को हम इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पे। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं, इसके अंदर कोई मैं वैल्यू देता हूँ वापा और अर्ली ऐड किया, ये ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है डाटा एडेड। अब इसको थोड़ा सा हम पैडिंग लगा देंगे ताकि हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा और अच्छा नज़र आए। तो आ रही है, हम अब सेव करते हैं और अब इसकी टेस्ट करते हैं। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ, तो ये ऊपर हमारे पास आ तो रहा है, लेकिन इसको हम पैडिंग नहीं देंगे। अगर पैडिंग दी तो ये वो ऑटोमेटिकली इसकी जो वाला स्पेस है वो हमारे पास शो होती रहनी है। अब इसके अंदर कोई भी डाटा दे के और मैं करता हूँ ऐड डाटा, मेरे पास ऊपर नोटिफिकेशन आ गया डाटा एडेड और ये आइटम मेरे पास ऐड भी होगी। हाँ, इसको थोड़ा सा मार्जिन लगा लेते हैं, मार्जिन कम कर देते हैं यहाँ पे 1 पिक्सल और 0। अब सेव करते हैं। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करता हूँ और ऐड, तो ये मेरे पास आ गया, ऊपर थोड़ा सा हमारे पास मार्जिन भी आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद स्टाइल करना चाहो, इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो आप थोड़ा सा, और इसको अगर बेहतर बनाना है तो आप इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर दो। वो अब आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से बनाते हो, लेकिन मेरा मेन मकसद था कि आपको नोटिफिकेशन शो करवाना और जो ऐड क्वेरी है वो आपको समझाना। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से हमने डाटा को ऐड करना है और किस तरह से हमने नोटिफिकेशन जो है वो शो करवाना है।